हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू सीरीज़ में, जो कि 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 है। और इससे पहले मैं आपको 6 चैप्टर तक कंप्लीट करा चुका हूं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि किसी वस्तु की स्थिति व्यक्त करने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, जिसका नाम रखा गया है मूल बिंदु या फिर ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी मूल बिंदु। अब देखिए, मैंने अपनी इस बुक की बात करें तो बुक में सारी चीज़ें हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, वो आपको मिल जाएगा। मैं PDF ऐसे आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख पाएंगे। और ये सारी चीज़ें अपनी बुक में हमने पढ़ रखा है। तो देखो, ये क्लियर लिखा गया कि हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। और इसे आप देख पाएंगे, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता पड़ती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ से बुक में देखने को मिल जाएगी। सेकेंड प्रश्न आता है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, और इस यंत्र को क्या कहते हैं। तो इस यंत्र को कहा जाता है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ओडोमीटर। ठीक है, ओडोमीटर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जो कि आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा गया है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। कभी कभी स्पीडोमीटर के बारे में पूछा जाता है, तो वाहन की तत्कालिक गति को मापा जाता है स्पीडोमीटर के द्वारा, तो वो भी मैंने एक तरह से लिख दिया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला सवाल है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस गति को क्या कहते हैं। मतलब समान समय के अंतराल पर समान दूरी तय कर रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं एक समान गति। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, तो बी यहाँ पर सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है। देखिए, स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लो। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी हमने रखा है, देखो। लेकिन अभी स्टार्ट करते तो सब कुछ अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है वेग। ठीक है, मतलब निश्चित दिशा में अगर वस्तु की चाल रहेगी, दिशा अगर डिनोट करके बताया जा रहा है, तो वहाँ पे वेग कहेंगे। और सिर्फ अगर कहा जाए कि किसी, मतलब जब नॉर्मल होता है बिना दिशा के अगर चाल की बात करता है, तो वो तो हमारा चाल हुआ ही हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अगर दिशा के साथ वस्तु की चाल कहा जाता है तो फिर हम उसे वेग कहते हैं। और मात्रक तो आपको दोनों को पता होगा कि मीटर प्रति सेकेंड ही होता है दोनों का मात्रक, तो ये दोनों भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, दोनों मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर एक चीज़ पूछा जाए आपसे कि जो चाल है वो कौन सी राशि है और वेग जो है वो कौन सी राशि है, तो देखिए, मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर बिना दिशा की बात कर रहा है तो उसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। मतलब एक तरह से उसमें अंकीय मान होता है, और अंकीय मान सिर्फ एक ही चीज़ है, तो वहाँ पर एक तरह से ये अदिश राशि बन जाएगा। और जो वेग है, वेग दिशा के साथ यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ये कहेंगे कि ये सदिश राशि है। तो ये दो चीज़ सबसे पहले आपको अंतर याद रखना होगा। राइट, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल बनता है कि जब एक वस्तु का वेग असमान रूप से बदलता है तो उसकी गति में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं। मतलब असमान रूप से बदल रहा है। राइट, तो असमान रूप से जब बदल रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे असमान त्वरण। ठीक है, असमान त्वरण कहा जाता है। मतलब यदि किसी वस्तु का वेग असमान रूप से बदलता है तो इसे हम लोग असमान त्वरण यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाएगा। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब आते हैं कथन वाले प्रश्नों पर, तो ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि दूरी और विस्थापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और हमें सत्य कथन को चुनना है। राइट, क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की परिमाण हमेशा उसके विस्थापन के परिमाण के बराबर या फिर उससे अधिक होता है। ध्यान से देखिएगा, पहला पॉइंट हमारा एक तरह से सही होगा, क्योंकि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, इसलिए दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होगा या फिर उससे अधिक होगा। मतलब विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं होगा। दूरी या तो विस्थापन के बराबर हो सकता है या फिर विस्थापन से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कह रहा है कि गति के दौरान किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती है।
ये भी हमारा एक तरह से सही होगा। मतलब कहने का मतलब है कि यदि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस लौट जाती है तो विस्थापन तो डेफिनेटली शून्य होगा। मतलब अगर हम ए पॉइंट से चल करके गए, बी पर पहुंचे और वापस हम बी से ए तक आ गए, तो हमारा विस्थापन तो कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है, मतलब कि ज़ीरो हो जाएगा। मैं भी क्या ही लिख दे रहा हूँ, देखो विस्थापन अगर जाने यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक तरह से क्या हो जाएगा, वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन दूरी यहाँ पर तो अगर 4 किलोमीटर में गया हूँ और 4 किलोमीटर वापस आया हूँ तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि गति के दौरान किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है, बिल्कुल शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं होगी। ये हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों यहाँ पर सही देखने को मिलता है। तीसरा कह रहा है कि विस्थापन को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, और जब सदिश राशि कह रहा है तो सदिश का मतलब तो यही होगा कि उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा। ठीक है, मतलब विस्थापन एक सदिश राशि है जिसके लिए परिमाण और दिशा दोनों आवश्यक होते हैं, जबकि दूरी के लिए केवल परिमाण होता है, दूरी के लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर कहेंगे तीसरा पॉइंट हमारा गलत है, और सही के अगर रूप में देखना था तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर सही है। केवल 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर बन जाता है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करना चाहेंगे क्योंकि डेफिनेटली मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट कह रहा है कि सरल रेखीय गति और एक समान गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनना। ठीक है, असत्य कथन, तो चलो देखते हैं यहाँ पर असत्य क्या निकल के आता है। पहला पॉइंट है कि गति का सबसे साधारण प्रकार जो है वो सरल रेखीय गति होता है जिसमें वस्तु एक सीधे पथ पर चलती है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट कह रहा है, मतलब पहला पॉइंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे सरल ये हमारा सरल रेखीय गति होता है, मतलब साधारण प्रकार की देखा जाए तो सबसे पहले ये आपका सरल रेखीय गति है। सेकेंड है कि एक समान गति के दौरान समय अंतराल जितना बड़ा होगा गति का सटीकता उतनी ही अधिक होगी। ये गलत होगा क्योंकि एक समान गति की सही जांच के लिए समय अंतराल छोटा होना आवश्यक है। राइट, तो यहाँ पर एक तरह से हमारा ये सेकेंड पॉइंट गलत है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार की गति एक समान गति का आदर्श उदाहरण है। अब बताओ कि ये एक समान उदाहरण कैसे होगा, मतलब भीड़ भाड़ वाली सड़क पर क्या होगा कि जहाँ पर खाली रहेगा वहाँ पर हम तेज़ी से बढ़ेंगे, जहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहेगा डेफिनेटली स्लो हो जाएंगे, तो ये एक समान तो गति हुआ नहीं, तो ये तो हमारा पूरी तरह से गलत है। ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये असमान गति का उदाहरण माना जा सकता है भीड़ भाड़ वाला जगह, तो ये सेकंड और थर्ड दोनों गलत है। अब बताना क्या था असत्य कथन, तो 2 और 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी होगा। 2 और 3 यहाँ पर असत्य कथन के रूप में सही होगा। अगला प्रश्न कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है। देखो इसके बारे में अगर आप देखोगे कहाँ पर है वो आपको मिल जाएगा जब हम ये हम देखेंगे। दूरी ये ग्राफ हो गया, वेग समय ग्राफ के बारे में आते हैं। देखो वेग समय ग्राफ की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो बात कह रहा था कि वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के नीचे जो घेरा गया क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, तो हम यहाँ पर इसे विस्थापन का परिमाण कहते हैं, विस्थापन का परिमाण कहा जाता है। तो ये डेफिनेटली आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा, विस्थापन का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो देखिए गाइस, अगर आपको इस तरह का रेगुलर का सीरीज चाहिए तो आप हमें फॉलो करो, सब्सक्राइब करके फॉलो कर लीजिए और रेगुलर बेसिस पर सभी वीडियोस को देखें। सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने से कुछ नहीं होने वाला है। किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर किस स्थिति में होगी, किस स्थिति में होगा, तो यहाँ पर कहेंगे कि जब वस्तु एक सिद्ध रेखा में, ठीक है, तो कह सकते हैं ऑप्शन बी, जब एक वस्तु सिद्ध रेखा में निश्चित दिशा में गति कर रही होती है तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हम कहेंगे कि औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगी। ये बहुत पीवीआई प्रश्न रहेगा तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है कि स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही किसी वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। मतलब स्वतंत्र रूप से नीचे जब गिर रही है तो वो एक समान त्वरित गति का उदाहरण माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल सही है, एक समान त्वरित गति का उदाहरण। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गति के समीकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। गति के समीकरण, ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध को व्यक्त करता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम पहले पॉइंट पे बात करें तो
तो गति का पहला समीकरण होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। गति का पहला समीकरण जो हमारा होता है वो हम जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पहला जो समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी बराबर जो होगा वो वेग और समय के बीच सीधा संबंध दिखाता है। तो वेग मतलब प्रारंभिक और अंतिम वेग तो है ही, और एक तरह से हमारा समय के बीच को संबंध दिखाता है, तो हमारा पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकेंड आता है कि गति का दूसरा समीकरण समय और स्थिति यानी दूरी के बीच के संबंध को दिखाता है। तो दूसरा समीकरण क्या होता है, जो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यानी एक तरह से दूरी और यहाँ पर समय, इन दोनों के बीच के भी संबंध को दिखा रहा है, तो ये हमारा भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरा आता है कि गति का तीसरा समीकरण वेग और स्थिति के बीच के संबंध को व्यक्त करता है, जिसे समय को विलुप्त करके प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट भी हमारा सही होगा, क्योंकि हम जानते हैं 2as बराबर होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिखते हैं यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समय को विलुप्त कर दिया जा रहा है, और वेग और स्थिति के बीच, वेग मतलब एक तरह से आपका प्रारंभिक और अंतिम वेग जो है, और इसके बीच और आपका दूरी के बीच संबंध को दिखा रहा है, तो समय को विलुप्त कर दिया गया, इसमें टाइम नहीं है। तो तीसरा समीकरण भी हमारा सही हो जाता है। तो गति के ये तीनों समीकरण आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बनाने को देखने को मिलता है। तो अगर सही बताना था तो तीनों के तीनों तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, तीनों सही है। उम्मीद है गाइस अच्छा लग रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छे से समझ में भी आएगा। त्वरण और वेग के परिवर्तन की दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन बताइए। त्वरण और वेग में परिवर्तन की दर, तो चलिए देखते हैं कि करके। यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग में परिवर्तन हमेशा शून्य नहीं होता है। ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि एक समान सरल रेखीय गति में वेग नियत रहता है, जिससे वेग में परिवर्तन हमेशा शून्य होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत है। सेकंड कह रहा है कि यदि त्वरण की दिशा वस्तु के वेग की दिशा के विपरीत हो तो त्वरण को धनात्मक माना जाता है। ये पॉइंट तो गलत हो गया, क्योंकि जब त्वरण की मतलब त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होता है, तो जैसे कि ब्रेक अगर लगाते हैं तो ये क्या होता है, अपोजिट काम करता है, तो वहाँ पर ऋणात्मक त्वरण हुआ, और ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहा जाता है। ठीक है, मंदन, ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकेंड पॉइंट भी गलत है। अब तीसरा आता है कि मंदक या ऋणात्मक त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड नहीं, त्वरण का मात्रक ही होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं मीटर सेकंड, इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों का मतलब वही हुआ। तो तीनों के तीनों यहाँ पर असत्य है, इसलिए हम ऑप्शन किसे टिक करेंगे, डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी यहाँ पर तीनों असत्य है, कोई भी सत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों असत्य, ऑप्शन डी होगा। प्रश्न में यही पूछा गया था, असत्य बताना है। अगला सवाल कह रहा है, नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा में हो तो वस्तु की गति के विषय में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वस्तु विरामावस्था में है। ठीक है, मतलब कि दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है, तो इसका अर्थ यह है कि समय बीतने के साथ वस्तु की दूरी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, अर्थात वस्तु एक तरह से विरामावस्था में है। तो बी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है कि चाल और वेग के मात्रकों के संबंध में, चाल और वेग के मात्रकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य होगा। पूर्णतः सत्य होगा तो पहला पॉइंट पे नजर डालते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर देखो, पहला क्या है कि चाल और वेग के मात्रकों के संबंध में हमें बताना पूर्ण सत्य, तो दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड ही इसको होगा। तो चाल और वेग दोनों का मात्रक समान होता है, जो कि मीटर प्रति सेकंड, तो सिंपल सा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक कार विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण बताइए कि क्या हुआ। देखो, यहाँ पर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में जो कार होगा वो विरामावस्था में है, कह रहा है विरामावस्था से चलना स्टार्ट करती है, तो यानी प्रारंभिक जो वेग होगा 0 मीटर प्रति सेकंड रह सकते हैं। ठीक है, अंतिम जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, यानी अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकंड। ये यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। समय क्या है, टी जो है वो कह रहा है 5 सेकंड में, 5 सेकंड, ये भी हमारा क्लियर है।
अब प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, तो हमसे पूछा है कि त्वरण बताइए, जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, वो हमें बताना है। तो अब ये आपको सबसे पहले देखना होगा कि ये चारों जो हैं वो किस फॉर्मूले में हमें देखने को मिलता है। तो हम जानते हैं कि v माइनस यू बाई टी होता है वो त्वरण, ठीक है। यानी त्वरण बराबर a बराबर v माइनस यू बाई टी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे आराम से आप निकाल सकते हो कि अंतिम वेग 10 था, प्रारंभिक वेग 0 है और हमारा समय t है, तो आराम से a निकाल सकते हैं। तो 10/5 मतलब कि a जो होगा वो 2 के बराबर है, 2 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। तो करेक्ट आंसर तो a निकल करके आ गया। सिंपल सा, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला से आप लगा करके निकाल सकते हो। अगला प्रश्न कि दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ के अनुप्रयोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ के किसी भाग के ढाल से वस्तु की चाल ज्ञात की जा सकती है। देखो ये हमारा एक तरह से सही होगा, क्योंकि दूरी समय जो ग्राफ का ढाल है, मतलब कि S2 माइनस S1/T2 माइनस T1 वस्तु की चाल को प्रदर्शित करता है। ये आप बुक पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एक तरह से सही है। सेकेंड है कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ हमेशा एक वक्र रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ये गलत होगा, क्योंकि एक समान त्वरित गति में वेग समान रूप से बदलता है, इसलिए इसका वेग जो है मतलब इसका वेग समय ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा में होगा, ना कि वक्र रेखा में। तो ये गलत हो गया, राइट। अच्छा, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा में, तो वस्तु का त्वरण शून्य होगा। ये हमारा सही होगा, क्योंकि यदि हम वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है तो कह सकते हैं कि वेग नियत है और वेग में परिवर्तन शून्य है। अब जब ये वेग में परिवर्तन शून्य है तभी तो हम कह सकते हैं त्वरण भी शून्य होगा। तो हमारा तीसरा सही होगा। तो हमें क्या बताना था, सत्य बताना। तो फर्स्ट और थर्ड तो सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि असमान गति और ग्राफीय प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन, तो असमान गति और ग्राफीय प्रदर्शन। तो ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो पर्यावरण के सभी प्रेक्षकों के लिए वह हमेशा गतिशील ही रहेगी। ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि गति सापेक्ष होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो बस में बैठे यात्री के लिए बाहर के पेड़ गतिशील है, परंतु साथ बैठा यात्री स्थिर दिखाई देता है, तो ये तो हमारा गलत होगा, राइट। हमेशा गतिशील जो कह रहा है वो पॉइंट गलत है। सेकेंड है कि असमान चाल से गतिमान किसी कार का दूरी समय ग्राफ एक गैर रेखीय वक्र आकृति का होता है। ये पॉइंट सही है, क्योंकि असमान गति में समान समय में तय की दूरी जो है वो अलग होती है, जिससे दूरी समय ग्राफ वक्राकार बनता है। तो ये तो हम सही कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आता है कि यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है तो उसका वेग समय ग्राफ नीचे की ओर झुकी हुई सीधे रेखा में होगा। तो ये एक तरह से सही होगा, क्योंकि यदि वेग समान दर से घट रहा हो तो मतलब एक तरह से नियत मंदन है, तो ग्राफ नीचे की ओर गिरती है, मतलब गिरती हुई सीधी रेखा प्रदर्शित करती है। तो ये हमारा दूसरा और तीसरा दोनों सही है। बताना क्या था, असत्य बताना था, तो असत्य केवल एक है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए। ये सारी चीज़ें जो भी ग्राफ वाली हम बात कर रहे हैं वो सब कुछ देखो आपको ग्राफ में देखने को मिलेगा। जब आप ग्राफ को पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा, कैसे कैसे क्या है, मतलब कौन सा ग्राफ किस चीज़ के बारे में दिखा रहा है। एक समान त्वरित गति से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ है, और इसी तरह से असमान त्वरित गति से गतिमान एक वस्तु का वेग समय ग्राफ है। तो यही सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही मिलान जो कि हमें बताना है। चाल क्या है, भौतिक राशि और एक तरफ से मात्रक उनकी प्रकृति दी गई है। तो चाल हम जानते हैं एक तरह से अदिश राशि है और मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पर p का 2 होना चाहिए, p का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें q का, तो q हम देखते हैं एक तरह से वेग जो है वो सदिश राशि है और मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है। तो सदिश राशि है और मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यानी q का फर्स्ट होना चाहिए। q का फर्स्ट दोनों में दिया गया, यानी हमारा आंसर यही दोनों में से कोई एक है। अब आते हैं r पर। r में देखा जाए तो r में दिया गया त्वरण। त्वरण एक तरह से हमारा त्वरण जो है a होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए इसमें मात्रक अगर देखा जाए
तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मात्रक यहाँ पर हो जाएगा मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हमारा आर का 4 होना चाहिए, आर का 4 ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। और जो ओडोमीटर है वो मात्रक रहित यंत्र है एक तरह से, इसी तो हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाता है सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी, ओडोमीटर दूरी मापने का यंत्र होता है, हमने देखा था। तो कुल मिलाकर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आकाश में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और बादलों की गरज बाद में सुनाई देती है, इसका मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। तो इसका हम सिंपल सा कारण ये कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल की तुलना में अत्यधिक होती है, इस वजह से हमें प्रकाश पहले दिखाई देता है, ध्वनि बाद में सुनाई देती है। तो राइट आंसर बी होगा। बहुत ही सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर कोई कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है। देखिए अगला है कि किसी वस्तु की आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो इस न्यूनतम दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन। राइट, विस्थापन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन बी, डिस्प्लेसमेंट एक तरह से सदिश राशि है, ये याद रखेगा। कथन और कारण वाले प्रश्नों को ध्यानपूर्वक अगर देखना है और पढ़ना है तो पहले कथन दिया गया, यदि कोई कार भुवनेश्वर से नई दिल्ली जाती है तो ओडोमीटर द्वारा मापी गई दूरी उसके विस्थापन के परिमाण से अधिक हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम पहला पॉइंट पे नज़र डालें तो ये कह सकते हैं कि एक कथन जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सड़क सीधे ना होकर के घुमावदार होती है, जिसे ये तय, मतलब एक तरह से देखो, ये तो हम नहीं कह सकते कि मान लो ए से लेकर के बी तक जा रहे हैं तो ये सड़क डायरेक्ट है, कहीं ना कहीं तो घुमावदार होगा ही होगा। तो जिससे ये तय की जा सकती है कि हमेशा सीधी रेखा वाले विस्थापन से अधिक या उसके बराबर हो सकती है, मतलब दूरी कहीं ना कहीं अधिक होगी, विस्थापन के परिणाम से अधिक ही होगा दूरी। तो राइट, पहला तो कथन मतलब सही है। सेकंड आता है कि कारण की बात करें तो ओडोमीटर कार द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को मापता है, जबकि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की सीधे न्यूनतम दूरी को मापता है। ठीक है, मतलब ओडोमीटर क्या करेगा, जैसे भी कार जाएगा, जैसे जाओ, वो हमारा एक तरह से डिस्टेंस को माप रहा है, लेकिन विस्थापन क्या होता है, उनके बीच की न्यूनतम दूरी को मापता है। अगर ए से हम बी तक इस तरह से घूमते हुए यहाँ पर बी पहुँचे होंगे तो विस्थापन, मतलब ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया टोटल, यहाँ से हम इस तरह से आए, ये हमारा डिस्टेंस है, लेकिन विस्थापन यहाँ से लेकर के यहाँ तक मापेगा, तो कहीं ना कहीं विस्थापन तो कम ही हुआ। तो ये कह सकते हैं, तो मतलब कि विस्थापन जो है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को मापता है। तो ए और आर मतलब कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। राइट, ऑप्शन ए हमारा। इसके बाद हमारा देखिए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि वृत्तीय गति और सरल रेखीय गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट पे नजर डालते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलती है तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। तो ये पॉइंट भी हमारा एक तरह से बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई एक वृत्तीय पथ पर चल रहा है तो पहले आप देखोगे इस तरह की दिशा में है, फिर यहाँ पर आता है तो ये इस तरह से दिशा में है, फिर ये इस तरह से और ये इस तरह से, यानी हमेशा इसका दिशा जो है बदलती रहती है। तो पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है कि वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलते हुई वस्तु की गति एक समान गति का उदाहरण है, क्योंकि चाल नहीं बदलता है। ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक होगा, क्योंकि दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है। ठीक है, मतलब दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है, इसलिए यह एक त्वरित गति होती है, शुद्ध एक समान रेखीय गति नहीं होगा। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा? कहने का मतलब क्या हुआ कि वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलती हुई वस्तु की एक समान गति का उदाहरण ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिशा हमारा बदल रहा है, और जब दिशा बदल रहा है तो कहेंगे कि वेग भी बदलेगा, और वेग जब बदलेगा तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यह एक त्वरित गति का उदाहरण होगा, जो कि शुद्ध रेखीय गति का नहीं होगा। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। तीसरे पॉइंट पे बात करें कि दैनिक जीवन में अधिकांश जो गतियां हैं वो जटिल होती हैं, जिनमें सरल रेखीय और घूर्णन गतियां साथ साथ हो जाती है, मतलब साथ साथ हो सकती है। तो ये पॉइंट करेक्ट होगा, क्योंकि वास्तविक अगर हम वर्ल्ड की बात करें, यानी कि जो रियल वर्ल्ड है, वास्तविक दुनिया की गतियां जटिल होती है और कई बार विभिन्न प्रकार की गतियां एक साथ होती है। तो ये तो हमारा एक तरह से सही होगा ही होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमें बताना क्या था, सत्य कथन। तो 1 और 3 यहाँ पर सत्य है, 1 और 3 यहाँ पर सत्य होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक वस्तु पहले 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, पुनः अगले 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो वस्तु की
औसत चाल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय करते हैं। सिंपल तरीके से आप आराम से इसको निकाल सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा 16 और प्लस 16 यानी कि 32 मीटर का टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम आपका जो होगा वो हो जाएगा 4 सेकेंड और 2 सेकेंड, 4 प्लस 2 यानी 6 सेकेंड। तो चाल जो होता है, कुल चाल जब निकालेंगे औसत चाल, तो चाल बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय आराम से निकाल सकते हो। 5.33 कहने का मतलब ऑप्शन ए देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो ए यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला सवाल, किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग को u और अंतिम वेग को v और समय को t द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, त्वरण a को ज्ञात किया जाएगा। तो हम गति के पहले समीकरण से जानते हैं क्या होता है, हम आराम से निकाल सकते हो। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण बराबर v माइनस यू बाई टी, आराम से यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर इसे अच्छे से आप सजा करके देखोगे तो यही हमारा देखने को मिलेगा, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में टी। तो करेक्ट आंसर बी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर बनता है कि भौतिक राशियों के परिमाण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से परिभाषित करता है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर अगर हम ऑप्शन पे नज़र डालें, जैसे कि भौतिक राशियों के परिमाण, तो भौतिक राशि के जो परिमाण होते हैं वो अंकीय मान, यानी किसी भौतिक राशि का अंकीय मान ही उसका परिमाण होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो करेक्ट आंसर बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि दूरी समय ग्राफ और वस्तु के विभिन्न गतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुनें। तो देखते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यदि दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा है जो मूल बिंदु से ऊपर की ओर झुकी हुई है तो ये असमान गति को दर्शाता है। ये पॉइंट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु से ऊपर जाती हुई सीधी रेखा हमेशा एक समान चाल को प्रदर्शित करती है, असमान चाल को नहीं, ठीक है। तो ये गलत हो गया। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि दूरी समय ग्राफ में समय को हमेशा y अक्ष और दूरी को x अक्ष द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये भी गलत होगा, क्योंकि सुविधाजनक हम जानते हैं कि पैमाने के अनुसार समय को हमेशा स्वतंत्र अक्ष यानी x अक्ष और दूरी को y अक्ष में रखा जाता है। तो ये उल्टा दिया गया, ये पॉइंट गलत है। तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि कार की गति के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ यदि वक्राकार है तो यह उसकी बदलती हुई चाल को व्यक्त करता है। ये तो सही होगा, क्योंकि बदलती हुई जब चाल को व्यक्त कर रहा है तो वक्राकार यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। वक्राकार ग्राफ यह दर्शाता है कि कार समान समयांतराल में असमान दूरी को तय करती है, जो असमान चाल का प्रतीक है। तो ये हमारा सही है। और अगर हमें सत्य बताना था तो केवल 3 यहाँ पर सत्य है, ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट सवाल है कि वेग और औसत वेग के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करें। देखते हैं, यहाँ पर पहला पॉइंट है कि यदि किसी वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो अंकीय मतलब अंकगणितीय माध्य और औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान से समझेंगे कि जब वेग समान रूप से बदलता है तो प्रारंभिक और अंतिम वेग का औसत ही मतलब माध्य वेग होता है। तो पहला पॉइंट तो करेक्ट है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड आता है कि औसत वेग का जो सूत्र होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एवरेज जो है, एवरेज वेलोसिटी, वो अंतिम वेग मतलब प्रारंभिक प्लस अंतिम वेग बटे 2, यही तो माध्य हमने यहाँ पर भी देखा था पहले वाले कंडीशन में। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम एक चीज़ जो कि समझाना चाहूँगा, जैसे कि, और मैं बताना ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर ये किया गया। जैसे कि देखो, ये तो हमारा कंडीशन सही है, लेकिन लिखा गया यहाँ जहाँ u अंतिम वेग नहीं होता, u प्रारंभिक वेग होता है और v अंतिम वेग होता है। तो ये पॉइंट गलत है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि नियत चाल से चलती हुई वस्तु का वेग कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये पॉइंट भी गलत है। यदि वस्तु की चाल नियत भी हो परंतु उसकी गति की दिशा बदल दी जाए, जैसे कि मोड़ पर, तो उसका वेग बदल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। अब बताना था हमें असत्य क्या है। असत्य यहाँ पर 2 और 3 है, तो 2 और 3 ऑप्शन बी, 2 और 3 को टिक करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि वेग समय ग्राफ की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिए। ग्राफ की आकृति और गति का प्रकार ये दिया गया।
तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए कि समय अक्ष के समानांतर सीधी रेखा अगर बात कर रहे हैं तो ये एक समान वेग का उदाहरण होगा। मतलब समय के साथ समय अक्ष के समानांतर सीधी रेखा जब है तो ये कह सकते हैं कि एक समान वेग का। तो यहाँ पर देखिए p का 2 के साथ मिलना चाहिए, p का 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एस का 3 इसमें ही मिल रहा है, एस का 3 इसमें ही मिल रहा है। तो ये दो चीज़ आप देख लो, एस यानी टेढ़ी मेढ़ी या फिर वक्रकार जो रेखा है वो हम कह सकते हैं असमान त्वरित गति, राइट। अब बात करते हैं क्यू और आर पर। तो क्यू कह रहा है कि मूल बिंदु से शुरू होने वाली सीधी चढ़ती जो रेखा है वो हम कहेंगे एक तरह से हमारा कि एक समान त्वरित गति का उदाहरण होगा। एक समान त्वरित गति जब सीधी रेखा चढ़ती है तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और नीचे की ओर गिरती हुई जो सीधी रेखा होगी वो एक समान मंदन गति को दिखाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर हमारा जो होगा आर का 4 के साथ, तो ए सही आंसर बनेगा, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला सवाल है कि एक कार चालक यात्रा के दौरान पहले 2 घंटे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलाता है और कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। मतलब बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया कि जो हम चाल बराबर तो जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। और दूरी निकालना है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो आराम से निकाल लो, डी बराबर जो हमारा स्पीड यानी स्पीड कर सकते हैं, स्पीड यहाँ पे आता स्पीड गुने टाइम, आराम से निकाल लीजिए। स्पीड जो है वो कितना है 50 और टाइम तो 2 घंटा दिया गया, आराम से 100 किलोमीटर। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, इसमें कुछ करना है नहीं। नेक्स्ट देखिए सवाल कह रहा है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली निम्नलिखित गतियों में से कौन सी गति कंपन गति का उदाहरण है। कंपन गति का उदाहरण है तो यहाँ पर कहेंगे कि घड़ी के पेंडुलम की गति एक तरह से कंपन गति का उदाहरण होगा। यानी किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द होने वाली आवर्ती गति को कंपन या फिर दोलन गति कहते हैं, जैसे कि घड़ी के पेंडुलम या फिर सितार के तारों की गति। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राइट। अगला प्रश्न, नेक्स्ट सवाल है कि कथन और कारण वाले प्रश्न जो कि दिए गए हैं उनको पढ़ करके बताना। तो कथन कह रहा है कि किसी भी समय अंतराल में असमान गति से चल रही वस्तु के वेग में परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कहेंगे कि असमान गति का वेग लगातार बदलता रहता है जिससे वेग परिवर्तन का मान शून्य नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और अगर कारण की बात करें तो असमान गति के दौरान वस्तु का वेग विभिन्न समयों पर एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है और इस कारण से क्या होता है कि वेग का परिवर्तन का मान शून्य नहीं होता है। तो यहाँ पर कहेंगे कि कथन का कारण सही व्याख्या भी कर रहा है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की व्याख्या करता भी है। तो ए सही आंसर बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट, सरल रेखीय पथ पर गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि ओडोमीटर का पाठ्यांक केवल विस्थापन के परिमाण को दर्शाता है, तय की गई दूरी को नहीं। पहला पॉइंट तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि ओडोमीटर हम जानते ही है कि वो तय की गई दूरी को मापता है, तो ये हमारा गलत है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि यदि कोई वस्तु बिंदु ओ से चलना प्रारंभ कर ए तक जाती है और पुनः ओ पर लौट आती है तो उसका विस्थापन शून्य होगा। ये तो बिल्कुल सही बात है, विस्थापन तो न्यूनतम दूरी को ही मानते हैं, जब अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी के सबसे न्यूनतम दूरी, तो वो वापस प्रारंभिक बिंदु पर आया था तो एक तरह से शून्य हो गया, उसका कोई विस्थापन नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि विस्थापन का परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी से कभी भी अधिक नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट भी एक तरह से बिल्कुल सही है कि विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता, या तो बराबर हो सकता है या फिर कम होगा, राइट। मतलब सीधी रेखा में दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं सीधी रेखा में। बाकी कंडीशन में कह सकते हैं कि सभी पथों पर विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट एक तरह से सही है। अब बताना क्या था, हमें सत्य कथन की पहचान करना था, तो सत्य 2 और 3 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राइट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि गति के ग्राफीय प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को चुनें। पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, किसी कार के नियत वेग को प्रदर्शित करने के लिए दूरी समय ग्राफ हमेशा एक अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होती है। ये पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक होगा क्योंकि नियत वेग, ठीक है, एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ एक तिरछी सीधी रेखा होती है, ठीक है, तिरछी सीधी रेखा इस तरह से। तो ये पॉइंट हमारा गलत है, एक अक्ष के समानांतर सीधी रेखा नहीं होता है।
अच्छा, सेकंड पॉइंट आता है कि वेग समय ग्राफ का उपयोग करके एक समान रूप से त्वरित गति के दौरान तय की गई दूरी ज्ञात की जा सकती है। ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल जैसे आयत का और त्रिभुज का कुल क्षेत्र तय दूरी बताता है, तो ये हमारा सेकंड वाला करेक्ट है। तीसरा आता है कि क्रिकेट मैच के प्रसारण में प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को दूरी समय ग्राफ द्वारा दिखाया जाता है। ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि क्रिकेट मैच में रनों की दर को प्रदर्शित करने के लिए ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ का प्रयोग किया जाता है, दूरी समय ग्राफ का नहीं, तो ये गलत होगा। और असत्य के रूप में 1 और 3 यहाँ पर असत्य है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे, असत्य 1 और 3। अगला प्रश्न है कि वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित त्वरण का मात्रक बताए कि क्या होगा और कैसी राशि है। तो वेग में परिवर्तन की जब दर हो रहा है तो हम जानते हैं त्वरण जो होता है, त्वरण का मात्रक तो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तो हम जानते हैं। और त्वरण क्या होगा, त्वरण कौन सी राशि होगी, तो ये याद रखिएगा, त्वरण एक तरह से सदिश राशि होगा, ठीक है, सदिश राशि होगा क्योंकि त्वरण वेग परिवर्तन यानी सदिश पर निर्भर करता है। वेग क्या होता है, वेग एक तरह से सदिश राशि है, तो उनके परिवर्तन पर निर्भर करता है, इसलिए एक सदिश राशि ही है, राइट। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल नेक्स्ट है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करता है और एक समान त्वरण के साथ 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो वस्तु द्वारा इस समय में तय की गई दूरी आपको बताना है। तो यहाँ पर हम मानते हैं जो हमारा इनिशियल जो स्पीड था यानी कि प्रारंभिक जो चाल है वो कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड, और फिर उसके बाद 10 सेकंड के बाद वो कितना स्पीड हो जाता है, अंतिम जो है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पकड़ लेता है। और यहाँ पर टाइम जो है वो 10 सेकंड का टाइम दिया गया, हमसे पूछा गया है बताइए कि दूरी क्या होगा, राइट। अच्छा, अब आप ये बताओ कि जब हमने एक सूत्र पढ़ा था इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या सबसे पहले देखना पड़ेगा, हमारे पास त्वरण नहीं है, तो त्वरण निकालने के लिए क्या होता है, त्वरण निकालने के लिए वेग में परिवर्तन की दर से हम त्वरण निकाल सकते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर होगा क्या, v माइनस यू बाई टी, जो कि a निकाल सकते हैं। तो 20 में से 0 जाएगा और बटे में आप 10 करोगे तो आप आराम से कहोगे कि a का वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा। a का वैल्यू 2 आराम से अब इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, यानी 0 प्लस 2 कितना है, समय कितना था 10 प्लस हाफ, a का वैल्यू हमने 2 निकाला है, t हमारे पास 10 गुने 10, ये तो हो गया, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस ये 2 से 2 खत्म, यानी 100। टोटल हमारा डिस्टेंस कितना होगा, 100 मीटर का डिस्टेंस होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाता है। समझ में आया, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों समान हो तो उसके त्वरण के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो त्वरण के बारे में हम एक चीज कह सकते हैं कि यदि प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v दोनों बराबर है तो वेग में परिवर्तन जो है वो शून्य होगा, क्योंकि अगर मान के चलो कि u जो है वो हम कुछ भी इनिशियल वैल्यू 0 रख लेते हैं और अंतिम वैल्यू को भी 0 रख लेते हैं, तो 0 माइनस 0 तो क्या होगा, डेफिनेटली कहेंगे कि 0 ही होगा। तो ये कुल मिलाकर एक तरह से हमारा निकल कर के आ जाएगा पूरी तरह से 0, ठीक है, तो त्वरण शून्य होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि गति के सिद्धांतों और दैनिक जीवन के अवलोकनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि हवा की गति का अनुमान हम धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं पर पत्तियों के हिलने डुलने से अप्रत्यक्ष रूप से लगाते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो हम सही कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि पृथ्वी की गति के प्रत्यक्ष साक्ष्य न मिलने का मुख्य कारण है कि हम भी पृथ्वी के साथ उसी गति से गतिमान हैं, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। एक ही संदर्भ प्रणाली ने अर्थ में होने के कारण हमें पृथ्वी की गति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है, ठीक है। थर्ड आता है कि हमारे आसपास की सभी वस्तुओं की गति हमेशा नियंत्रित और मानव कल्याण के लिए सुरक्षित होती है। ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि अनियंत्रित गतियां जैसे कि बाढ़, तूफान या फिर सुनामी मानव जीवन के लिए अत्यधिक विनाशकारी और खतरनाक साबित होती हैं। तो हमेशा नियंत्रित कहना ये गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही होगा, सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, 1 और 2 यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, विस्थापन और सरल रेखीय पथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनना है। तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर क्या कह रहा है कि
दो भौतिक राशियां जैसे कि दूरी और विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में किया जाता है। एक तरह से सही है, क्योंकि दूरी और विस्थापन मिलकर ही किसी समय में वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच के अंतर को स्पष्ट कर सकता है, तो करेक्ट होगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट आता है कि यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चलते हुए अपनी दिशा बदलती है तो भी विस्थापन का जो परिमाण है हमेशा कुल दूरी के बराबर रहता है। ये गलत होगा, क्योंकि दिशा बदलते ही अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो बदल जाएगी और विस्थापन दूरी से कम हो जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट एक तरह से गलत होगा, बराबर नहीं होगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है कि विस्थापन का परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो सकता है यदि वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति से गति प्रारंभ की हो। ये तो गलत होगा भाई, क्योंकि यदि वस्तु गति करके वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए तो विस्थापन अपने आप तो शून्य हो ही जाता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, असत्य के रूप में 2 और 3 ऑप्शन बी, 2 और 3 को टिक करेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल, गति के समीकरणों के विभिन्न चरों के संबंध में निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान करना है। एक तरफ चर और दूसरी तरफ भौतिक राशि। जो u होता है वो क्या होता है, u प्रारंभिक वेग, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी u का 3 के साथ, u का यानी जो p है p का 3 के साथ यहाँ पर है, q का 4 ये भी मिल गया। q का 4 में क्या है, जो भी है वो वस्तु का अंतिम वेग है। s जो होता है वो दूरी दिखाता है, तय की गई दूरी या फिर विस्थापन, तो r का 2 के साथ मैच होना चाहिए, वो यहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाता है। सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट सवाल, एक एथलीट 90 मीटर लंबे सीधे स्विमिंग पूल में तैरता है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है और वापस उसी पथ से आता है, तो इस दौरान कुल जो है 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो उसका औसत वेग क्या होगा, बताइए। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि चूंकि एथलीट जिस बिंदु से तैरना शुरू करता है तैरकर वापस उसी बिंदु पर आ जाता है, इसलिए उसका विस्थापन जो है वो विस्थापन यानी s तो 0 हो गया, ये तो क्लियर हो गया। और औसत वेग जो बात करते हैं हम लोग, औसत, ध्यान दीजिएगा, औसत वेग वो क्या होता है, तो वो होता है कुल विस्थापन बटे में कुल समय, ठीक है, कुल समय। अब ये बताओ कि विस्थापन उसका टोटल 0 है, तो समय अब चाहे जो भी हो, यहाँ पर 1 मिनट की बात कर रहा है, तो 1 मिनट 60 यानी कि क्या होगा, 0 ही होगा, तो 0 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी आराम से हम टिक करके बढ़ेंगे। समझ में आया ना क्यों। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि कथन और कारण वाले प्रश्न दिए गए हैं, तो कथन को पढ़ते हैं। किसी गतिमान बस के यात्रियों को सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, तो जाहिर सी बात है, ये तो ऐसा हमने देखा भी है, जब बस आगे बढ़ता है तो बस के अंदर की संदर्भ प्रणाली के अनुसार स्थिर पेड़ पीछे जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो करेक्ट है। सेकेंड यहाँ पर पॉइंट आता है कि कारण क्या है, कि गति एक सापेक्ष अवधारणा है और एक प्रेक्षक के सापेक्ष जो वस्तु गतिशील है वह दूसरे स्थिर प्रेक्षक के अनुसार विरामावस्था में हो सकती है। यही एक पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, मतलब कारण भी एक तरह से सत्य है और इसका सही रीजन भी बता रहा है। तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि कारण और कथन दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि एक समान त्वरित गति के ग्राफीय जो कि विश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करें। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है, जो कि पहला पॉइंट ये है कि यदि कार का वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ता है तो उसका वेग समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी। ये तो गलत है, जब वेग समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण एक समान होता है और ग्राफ जो है वो एक सीधी सरल रेखा बनता है, ना कि टेढ़ी मेढ़ी, तो ये गलत हो गया। सेकेंड आता है कि वेग समय ग्राफ में प्रदर्शित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालकर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त की जा सकती है। ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। वेग और समय के गुणनफल विस्थापन या फिर दूरी को दर्शाता है जो ग्राफ के क्षेत्र के मतलब बराबर होगा, तो ये सेकेंड वाला सही है। तीसरा है कि असमान त्वरित गति की स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति जैसे वक्र या फिर सीढ़ीदार का हो सकता है, ये भी एक तरह से सही है। जब असमान त्वरित गति है तो वो कहेंगे कि असमान त्वरण में वेग में परिवर्तन या फिर बदलाव की दर निश्चित नहीं होती, जिससे ग्राफ किसी भी अनियमित आकार का हो सकता है। तो सेकंड और थर्ड तो यहाँ पर सही है, सत्य के रूप में सेकंड और थर्ड को टिक करेंगे, ऑप्शन बी।
बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता। तो कुल मिलाकर आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैप्टर 7 हमने अच्छे से कंप्लीट किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करके जाएं। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि इस तरह की रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड